वन के साथ देखा वो 0 आ रहा है, V3 का इनर प्रोडक्ट V2 के साथ, V3 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में इनर प्रोडक्ट 0 दे रहे हैं। यानी ये जो सेट बन गया है V1 V2 का जो सेट बना है U1 U2 की हेल्प से जो हमने सेट बनाया है V1 V2 Vn, ये हमारा सेट ऑर्थोगोनल बन गया है। फिर इसकी हेल्प से हमने W1 W2 डिफाइन किए। W1 को V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1, W2 को लिया V2 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V2 एंड सो ऑन। और फिर हमने देखा जो ये W1 W2 अप टू Wn का जो सेट है, ये सेट जो है वो ऑर्थोनॉर्मल बन चुका है कि आपस में इनका इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है और सेम का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आ रहा है। ये ऑर्थोनॉर्मल है, इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इस सेट में n एलिमेंट्स है और हमने डायमेंशन V की भी n ली थी, इसलिए जो सेट में जितने एलिमेंट्स हो बेसिस में अगर उसके n एलिमेंट्स होने चाहिए और तो यहाँ पर n एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो यही इसकी बेसिस के एलिमेंट जाएंगे। तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट भी बन गया है और बेसिस का सेट भी बन गया है। तो हमारी ग्राम-श्मिट थ्योरम प्रूव हो जाती है इसके साथ। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें एग्जांपल नंबर 22, ऑब्टेन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट फॉर सबस्पेस ऑफ R3 जनरेटेड बाय दिस। हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालने हैं और इनर प्रोडक्ट के ऊपर वो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी यूज करनी है कि इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन होगा। और R3 के एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो हमने अभी जैसे ग्राम-श्मिट थ्योरम में करा था, ग्राम-श्मिट थ्योरम में हमारे पास हमने n एलिमेंट से स्टार्ट किया था, वो बेसिस के एलिमेंट्स थे, उनको हमने एक्सटेंड करके V1 V2 Vn बनाया था। फिर उनको हमने एक्सटेंड करके W1 अप टू Wn तक के एलिमेंट्स बनाए थे। ये सिंपल बेसिस के एलिमेंट थे, ये ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स थे और ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के एलिमेंट्स बने थे। तो अब हमें भी यहाँ पर भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस चाहिए, वही सेम ग्राम-श्मिट थ्योरम लगाएंगे और इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राम-श्मिट थ्योरम के लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमें एग्जांपल में एक दे रखे एलिमेंट्स, इनको हम लेंगे U1 U2 और U3 लेंगे। तो ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट हमने U1, सेकंड U2, नेक्स्ट U3 लिया है। अब इसकी हेल्प से U1 U2 U3 की हेल्प से हम बनाएंगे V1 V2 V3। जैसे हमने उसमें डिफाइन किया था V1 को किसके इक्वल लेना है U1 के, V2 को किसके इक्वल लेना है U2 माइनस U2 का इनर प्रोडक्ट V1 इंटू V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर। U2 स्टेटमेंट में दे रखा था और U2 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ वो हमने साथ में सॉल्व करके दिखाया। U2 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ कैसे होगा, जैसे हमें पता है कि अगर U में A1 A2 A3 एलिमेंट्स हैं और V में B1 B2 B3 एलिमेंट है, उन्होंने कहा स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करो कि इनर प्रोडक्ट डिफाइन किस तरह से होगा। इनर प्रोडक्ट शुरू में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में Cn के ऊपर डिफाइन किया था। अब यहाँ पर Cn की जगह R3 दिया हुआ है, वहां पर हमने बार लिखा था, यहाँ बार नहीं लिखेंगे। तो ये डिफाइन इस तरह से होगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, यानी उसका एक एलिमेंट फिर उसके साथ प्रोडक्ट सेकंड एलिमेंट का, इसका एलिमेंट फिर इसके साथ प्रोडक्ट सेकंड एलिमेंट का। तो U2 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, ये U2 लिखा हुआ है और ये V1 लिखा हुआ है, इनका इनर प्रोडक्ट। तो 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट प्लस 0 का 0 के साथ प्रोडक्ट प्लस माइनस 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 0 की इक्वल आता है, यानी ये टर्म 0 की इक्वल हो गई। तो सारा पार्ट ये 0 बन चुका है, तो सिर्फ V2 जो है वो इसके इक्वल आया है। नेक्स्ट फिर हम V3 डिफाइन करेंगे। V3 क्या होता है, U3 माइनस U3 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ इंटू V1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर माइनस U3 का इनर प्रोडक्ट V2 के साथ डिवाइड में नॉर्म ऑफ इंटू V2 डिवाइड में नॉर्म ऑफ V2 स्क्वायर। तो U3 का इनर प्रोडक्ट V1, ये U3 की वैल्यू लिखी है। अब U3 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ लिखेंगे, U3 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ, ये U3 है और ये V1 है। तो आएगा 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 0 0 4 इंटू 1 4। तो आंसर क्या आ गया है इसका 4, ये 4 लिख दिया है। साथ में ये V1 की वैल्यू पुट किया और ये नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर, नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर यानी V1 का V1 के साथ ही प्रोडक्ट करना है। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2। तो ये डिवाइड में 2 आ गया। नेक्स्ट U3 का V2 के साथ इनर प्रोडक्ट, ये U3 है, इसका V2 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू -1 -4 आ जाएगा। तो ये हमने U3 की वैल्यू V2 के साथ ली, वो -4 आ गई, माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस आ गया। नेक्स्ट V2 की वैल्यू पुट की, डिवाइड में नॉर्म ऑफ V2 स्क्वायर, यानी V2 का V2 के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1, तो वो सॉल्व करके 2 आ जाएगा। तो यह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ये कैंसिल कर रहेंगे इसके साथ। नेक्स्ट 2 अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, फर्स्ट टर्म्स ऐड हो जाएंगे, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू चाहिए वो V3 की आई है। अब V1 V2 V3 जब हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं W1 W2 W3। W1 क्या होता है, V1 को उसके नॉर्म से डिवाइड कर दो, W2 भी इसी तरह से और W3 भी इसी तरह से। तो V1 हमने निकाला था, नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर निकाला था 2, तो नॉर्म ऑफ V1 क्या आएगा √2। सिमिलरली नॉर्म ऑफ V2 भी हमने निकाला था, वो अभी आएगा √2 और नॉर्म ऑफ V3 जो होगा वो V3 का V3 के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 0 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 0 इंटू 0, तो वो 9 आ जाएगा और अंडर रूट जब लेंगे तो 3 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट इन एलिमेंट्स को इनके साथ हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा जो है ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन गया है। सेम एग्जांपल नंबर 22 के बाद है एग्जांपल नंबर 23,
इसमें भी हमारे पास हमें वी वेक्टर स्पेस दे रखा है ऑफ पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस है और डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि इसमें इस तरह की पॉलिनोमियल होंगी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ए बी सी जो होंगे वो आर के एलिमेंट्स होंगे। ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल यानी वी इस तरह का वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम 2 हो सकती है। और इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है कि दो एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट किस तरह से लेना है। इंटीग्रेशन -1 to 1 f of x into g f x dx। फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ v बाय ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। इसी ग्राम-श्मिट थ्योरम का यूज करते हुए हमें इसके ऑर्थोगोनल बेसिस बनाने हैं। वैसे इसमें ऑर्थोगोनल बेसिस दिया हुआ है, कई जगह पर इसको ऑर्थो नॉर्मल बेसिस भी लिख देते हैं कि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाओ। तो सबसे पहले हमें इसके लिए, जैसे हमें अभी तक देख रहे थे तो हमें स्टैंडर्ड बेसिस कुछ यूज कर रखे थे। जैसे हमने यहाँ पर इस थ्योरम में हमने स्टार्टिंग में बेसिस लिए थे u1 u2 un। इस एग्जाम्पल में हमें u1 u2 u3 दिए हुए थे और इस एग्जाम्पल में हमें बेसिस के एलिमेंट नहीं दिए हुए, तो हम स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट यूज करेंगे। जो पॉलिनोमियल होती है उसके स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं 1। अगर वो पॉलिनोमियल 2 डिग्री तक की है तो उसके स्टैंडर्ड बेसिस होंगे 1x(x²). अगर वो पॉलिनोमियल 3 डिग्री की होती तो 1x(x²) x³। अगर 4 डिग्री की होती तो 1x(x²) x³ x4 तक होता। तो हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री 2 तक दे रखी है तो स्टैंडर्ड बेसिस होंगे 1x(x²). अब u1 u2 u3 दे रखा है, सेम वैसे जैसे हमें प्रोसेस में दे रखा था v1 निकालेंगे, v2 निकालेंगे और v3 निकालेंगे। v1 किसके इक्वल होगा u1 के, वो दिया हुआ स्टेटमेंट में। v2 किसके इक्वल होगा u2 माइनस u2 का इनर प्रोडक्ट v1 के साथ इंटू v1 डिवाइड में नॉर्मो v1²। तो ये u2 की वैल्यू क्या थी x माइनस u2 का इनर प्रोडक्ट v1 के साथ u2 क्या है x और v1 के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है और v1 u1 इक्वल है यानी 1, यानी x और 1 का इनर प्रोडक्ट निकालना है। तो इनर प्रोडक्ट x और 1 का जब निकालना है वो क्या होगा -1 to 1 x into 1 dx। तो उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे x into 1 dx -1 to 1 इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू v2 की आ जाएगी। सिमिलरली हम v3 निकालेंगे, उसमें भी वही सेम फॉर्मूला है। तो ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद v1 v2 v3 निकालने के बाद ये हम जो v1 v2 v3 आए हैं, अगर तो सिर्फ क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल बेसिस का है तो सिर्फ हम निकालेंगे v1 v2 v3। अगर वो उसमें कह देते हैं कि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस निकालने हैं तब हम w1 w2 w3 भी निकालेंगे। वो वही सेम फॉर्मूला v1 को उसकी नॉर्म से, v2 को उसकी नॉर्म से और v3 को उसकी नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस आते हैं। अगर सिर्फ ऑर्थोगोनल तक करना है सिर्फ तो फिर हमने v1 v2 v3 निकालना है। नेक्स्ट है लेट W be a finite dimensional inner product space and W be a finite dimensional inner product space and W be subspace. Then V is equal to W direct sum W perpendicular and W double perpendicular is equal to W। तो हमें इसको दो पार्ट्स प्रूव करके दिखाने हैं। सबसे पहले V फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ है, W उसका क्या दिया हुआ है सब स्पेस। अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल का सब स्पेस है तो ये खुद भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा, इसलिए W फाइनाइट डायमेंशनल है। फाइनाइट डायमेंशन का मतलब इसकी डायमेंशन फाइनाइट होगी, इसकी डायमेंशन में हम m एलिमेंट्स ले लेंगे। जो भी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है उसके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होते हैं, तो W के पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होंगे और उन बेसिस में m एलिमेंट्स होंगे। तो वो उन m एलिमेंट्स का नाम हमने रखा है u1 u2 अप टू um। तो ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन लगाएंगे, इन डिफरेंट एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, सेम एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। अब फिर डायमेंशन v की कितनी है n, ये w इसका सब स्पेस है, इस यानी ये w जो है वो v में कंटेंट होगा। इन्हीं एलिमेंट्स को हम एक्सटेंड कर देंगे तो हम किसके बेसिस बना लेंगे v के। ये u1 से लेकर um तक थे, हमने um+1 अप टू n तक एलिमेंट्स लिख दिए हैं। ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस किसके बन जाएंगे v के, यानी ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमने ऐड किए थे um+1 से लेकर un तक के, ये एलिमेंट्स जो वो किसके हैं w परपेंडिकुलर के। अब हम पहला पार्ट ये प्रूव करके दिखाएंगे v इज इक्वल टू w डायरेक्ट सम w परपेंडिकुलर। W सब स्पेस है v का, W परपेंडिकुलर भी सब स्पेस है v का, तो इनको जब हम ऐड करेंगे W प्लस W परपेंडिकुलर वो भी किसका सब स्पेस होगा v का। तो यानी सिर्फ हम ये प्रूव करके दिखाएंगे v किस में कंटेंट है W प्लस W परपेंडिकुलर में। तो हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे v का एक एलिमेंट लिया वो v बिलोंग्स टू v। अब ये जो है ये बेसिस किसके थे v के, यानी ये जो एलिमेंट है v वो उनके इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने यही लिखा है v इज इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 प्लस एंड सो ऑन an un। तो हमने ये लिखा v इज इक्वल टू ai ui i वेरी कर 1 से लेकर m तक। इसको ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में, i एक बार 1 से लेकर m तक वेरी करेगा, फिर m+1 से लेकर n तक वेरी करेगा। जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसका नाम हमने रखा है u, जो सेकंड एलिमेंट है इसका नाम हमने रखा है w। जो ये फर्स्ट एलिमेंट है u ये क्या आ रहा है a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू am um तक आ रहा है। तो um तक के एलिमेंट्स जो है वो किसमें है w में, यानी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये किसके एलिमेंट्स
किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, W के, यानी ये एलिमेंट किसको बिलोंग करके W को। जो ये सेकेंड एलिमेंट है जो ये हमने लिखा था, तो ये बनता है W इज इक्वल टू AM+1 UM+1 AM+2 UM+2 अप टू UN तक, यानी ये UM+1 से लेकर UN तक के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, और वो एलिमेंट किसमें, W परपेंडिकुलर में। तो ये स्मॉल W जो है वो किसको बिलोंग करके W परपेंडिकुलर में, यानी ये जो V एलिमेंट हमने V का लिया था वो उसमें वो किन किन का लीनियर कॉम्बिनेशन, वो किन किन का प्लस में लिख चुके हैं हम, ये एलिमेंट W में और ये एलिमेंट W को बिलोंग कर रहा है, प्लस सेकंड एलिमेंट W परपेंडिकुलर बिलोंग कर रहा है। ये एलिमेंट V में से लिया था और किस में चला गया, W प्लस W परपेंडिकुलर में चला गया है। देयरफॉर V इज कंटेन्ड इन W प्लस W परपेंडिकुलर, और कन्वर्स तो होल्ड करता ही है कि W प्लस W परपेंडिकुलर V में कंटेन्ड होता है, तो वहाँ दोनों से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इक्वल। और हमें पता है कि जब हमने डायरेक्ट सम प्रूव करके दिखाना हो, डायरेक्ट सम के लिए हम दो पार्ट्स प्रूव करके दिखाते हैं, एक तो ये दोनों इक्वल होंगे और प्रूव करके दिखाएंगे इन दोनों की इंटरसेक्शन जो होगी वो सिंगलटन 0 की इक्वल होगी। तो नेक्स्ट अब हम इंटरसेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हम ले लेते हैं, सपोज करेंगे कि x एक एलिमेंट है जो इनकी इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब x W में भी होगा, x W परपेंडिकुलर में भी होगा, और x बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर का मतलब है x ऑर्थोगोनल होगा W के एलिमेंट्स के साथ, यानी x का इनर प्रोडक्ट W के एलिमेंट के साथ 0 होगा, और W का एलिमेंट तो x ही है, यानी x का x के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब x ही 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी इनकी इंटरसेक्शन में जो हमने x लिया था वो किसके इक्वल आ गया, सिंगलटन 0 के इक्वल आ गया है। तो अब फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट प्रूव करके दिखाएंगे, W इज इक्वल टू W डबल परपेंडिकुलर के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट जो है W इज इक्वल टू डबल परपेंडिकुलर के लिए जो प्रूव करना है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया V इज इक्वल टू W डायरेक्ट सम W परपेंडिकुलर। अब रिप्लेस कर देंगे W को W परपेंडिकुलर से, तो यहाँ W परपेंडिकुलर आ जाएगा, यहाँ W डबल परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब यहाँ फिर से वही इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, V इज इक्वल टू W डायरेक्ट सम W परपेंडिकुलर है, तो डायमेंशन ऑफ V किसकी इक्वल होती है, हमने इसमें पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W परपेंडिकुलर। सिमिलरली अब इक्वेशन नंबर 3 से देखें तो डायमेंशन ऑफ V का फॉर्मूला बनता है डायमेंशन ऑफ W परपेंडिकुलर प्लस डायमेंशन ऑफ W डबल परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। राइट हैंड साइड जब हम इक्वल करेंगे तो ये डायमेंशन परपेंडिकुलर W परपेंडिकुलर वाली कट जाएगी, डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल, W किसके इक्वल आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ W डबल परपेंडिकुलर के। अभी इन दोनों की डायमेंशन हो गई है इक्वल। और अगर हम अब ये लें कि U बिलोंग्स टू W, U W का कोई एलिमेंट लें, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, U बिलोंग्स टू W, U का इनर प्रोडक्ट W के साथ 0 होगा फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि W परपेंडिकुलर में, इसका मतलब W ऑर्थोगोनल होगा W के एलिमेंट के साथ, यानी W का इनर प्रोडक्ट W के एलिमेंट के साथ 0 होगा, और W का एलिमेंट क्या लिया है, U, यानी W और U का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर अब हम इसको उल्टा पढ़ें तो हम ये देखते हैं U W के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, यानी U W परपेंडिकुलर के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, इसका मतलब U जो है वो किसके ऑर्थोगोनल आ गया, W परपेंडिकुलर के, यानी U जो है W डबल परपेंडिकुलर को बिलोंग कर गया है। U W का एलिमेंट था और W डबल परपेंडिकुलर में चला गया है। एक तो ये एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड है, और एक इन दोनों की डायमेंशन इक्वल है। अगर एक दूसरे में कंटेन्ड हो जाए और डायमेंशन दोनों की इक्वल हो जाए तो ये दोनों सब स्पेस ही इक्वल हो जाते हैं, यानी W जो है वो किसके इक्वल हो गया है, W डबल परपेंडिकुलर के। तो ये प्रूफ कंप्लीट। अब उसके बाद ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की आ जाती है डेफिनेशन। जैसे अभी हमने ऊपर थ्योरम में प्रूव किया था कि V इज इक्वल टू W डायरेक्ट सम W परपेंडिकुलर है, तो यानी इसका अगर हम एलिमेंट ले V, वो किसके इक्वल होगा, इसका एलिमेंट U और इसके एलिमेंट W के इक्वल होगा। तो ये जो ये U और W है, इनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस। किसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस है, ये V की ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस है। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट W be subspace of inner product space V if U1 U2 up to UN is orthonormal basis of W and V1 V2 up to Vm is orthonormal basis of W perpendicular। तो जब हम इन सब को कंबाइन कर देंगे तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस किसके बन जाएंगे, V के, यानी U1 से लेकर UN तक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस W के हैं, V1 से लेकर Vm तक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस W परपेंडिकुलर के हैं। अगर सभी एलिमेंट्स को कलेक्ट करके एक सेट बना दिया जाए तो वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस किसके बनेंगे, V के। सबसे पहले ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस W के हैं, इसका मतलब सेम वही प्रॉपर्टी, इनका डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, सेम एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 1 होगा। सिमिलरली V1 V2 Vm ऑर्थोनॉर्मल बेसिस W परपेंडिकुलर के हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, सेम एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। हमें अब प्रूव करके दिखाना, अगर हम इन सभी एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस किसके बनते हैं, V के। क्योंकि जितने भी W जो है वो V में कंटेंट है, W परपेंडिकुलर भी V में कंटेंट है, यानी जितने भी एलिमेंट ये UIs हैं ये V को बिलोंग करेंगे। जितने भी एलिमेंट W के हैं वो सारे के सारे किसमें चले जाएंगे, V के। सिमिलरली W परपेंडिकुलर भी V में कंटेंट है, W परपेंडिकुलर के जितने भी एलिमेंट है ये VIs जितने भी हैं ये भी किसको बिलोंग करेंगे, V को बिलोंग करेंगे। अब अगर हम ये ले V W परपेंडिकुलर को बिलोंग करता है, लेट कर लेते हैं V W परपेंडिकुलर, इसका मतलब V का इनर प्रोडक्ट W के एलिमेंट के साथ 0 होगा, और W के एलिमेंट्स
यानी हम W के एलिमेंट्स क्या हैं, ये हैं W के एलिमेंट्स, यानी V का इनर प्रोडक्ट UIs के साथ क्या होगा 0। तो ये लिखा है V का इनर प्रोडक्ट UIs के साथ क्या होगा 0। अब ये कंडीशन होल्ड करती है, अगर हम कोई भी एलिमेंट W परपेंडिकुलर में से ले लें तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। V जो था वो W परपेंडिकुलर में से लिया था ना, तो W परपेंडिकुलर के तो ये एलिमेंट्स है, W परपेंडिकुलर में V1 V2 Vi हैं। तो यहाँ पर अगर हम चाहे V लिखें, चाहे V1 लिखें, V2 V3 V4 कुछ भी लिखें, उनका इनर प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगा 0। तो अब हमारी कंडीशन प्रूव हो चुकी है। हमें क्या प्रूव करना था, इस सेट को ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करना था। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब होता है अगर हम सेम एलिमेंट का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो वो 1 आना चाहिए। तो हमने देख लिया था ये सेम वाले तो वैसे ही 1 थे, VIs वाले लें चाहे सेम तो उनका भी इनर प्रोडक्ट 1 था, चाहे UIs वाले लें तो उनका भी इनर प्रोडक्ट 1 था। और अगर हम डिफरेंट एलिमेंट लें तो इनका इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो UIs वाले अगर जब डिफरेंट होंगे तो वो 0 थे, वो तो W के पास कंडीशन थी। अगर VIs वाले डिफरेंट होंगे उनका भी इनर प्रोडक्ट 0 होगा, वो W परपेंडिकुलर के पास कंडीशन थी। और एक कंडीशन हमने ले ली, एक इधर से उठा लें U और उधर से उठा लें V, तो उनका इनर प्रोडक्ट भी डिफरेंट का क्या आ रहा है 0। तो यानी ऑर्थोनॉर्मल की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। 4 प्रॉपर्टीज तो यहाँ से मिल चुकी हैं कि अगर हम UIs सेम वाले लें तो 1, VIs सेम वाले लें तो भी इनर प्रोडक्ट 1, अगर UIs डिफरेंट लें तो इनर प्रोडक्ट 0, VIs डिफरेंट लें तो इनर प्रोडक्ट 0। अब रह गया था कॉम्बिनेशन U और V का इकट्ठे करने का, और U और V को अगर हम इकट्ठा कर लें, उनका भी इनर प्रोडक्ट लें, तो वो भी किसकी इक्वल आ रहा है 0 के। तो यानी ऑर्थोनॉर्मल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यानी ये सेट कैसा बन गया, ऑर्थोनॉर्मल सेट बन गया है। जो सेट ऑर्थोनॉर्मल होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है, यानी ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बन गया है। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, M+N एलिमेंट्स हैं। और V इज इक्वल टू W डायरेक्शन W परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग ये डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W परपेंडिकुलर। W के बेसिस में एलिमेंट है N, W परपेंडिकुलर के बेसिस में एलिमेंट है M, यानी डायमेंशन ऑफ V N+M है। डायमेंशन V की भी इतनी है, और हमें V में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी मिल गया है, उसमें भी M+N एलिमेंट है, यानी वो जो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है वही इसका क्या बन जाएगा, बेसिस। तो यानी ये सेट बेसिस भी बन गया और ऑर्थोनॉर्मल भी प्रूव कर दिया है हमने। तो ये हमारा प्रूव कंप्लीट हो गया है कि ये जो सेट है ये V का क्या बन गया है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है ये, लेट W be orthonormal set in finite dimensional inner product space V, then following conditions are equivalent। W ऑर्थोनॉर्मल सेट दिया हुआ है, तो हम ये सेट ले लेते हैं U1 U2 up to UN, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है। W इज इक्वल टू दिस इज ऑर्थोनॉर्मल सेट दिया हुआ और इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है V। तो ऑर्थोनॉर्मल की प्रॉपर्टी डिफरेंट एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा और सेम एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। अब हमें प्रूव करके दिखाना है फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, यानी सारी कंडीशंस इक्विवेलेंट है, एक दूसरे को इंप्लाई करेंगी। हम प्रूव करके दिखाएंगे 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, 4 implies 5, 5 implies 6 एंड 6 implies 1। तो हम प्रूव करेंगे 1 implies 2, यानी कंडीशन 1 गिवन है, कंडीशन 2 को प्रूव करके दिखाएंगे। कंडीशन 1 गिवन क्या है, W कंप्लीट है, और प्रूव क्या करके दिखाना है, अगर U V में है और U ऑर्थोगोनल है W के, तो प्रूव करके दिखाएंगे U इज इक्वल टू 0। सबसे पहले W कंप्लीट है, इसका मतलब क्या है, W कंप्लीट होने का मतलब है कि W जो है वो सबसे बड़ा सेट है, जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है, इसमें हम कोई भी एडिशन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि U1 U2 UN ही सबसे बड़ा ऑर्थोनॉर्मल सेट है, इससे बड़ा ऑर्थोनॉर्मल सेट हमारे पास नहीं होगा। तो सबसे पहले अब दिया और प्रूव क्या करके दिखाना है, सेकेंड पार्ट प्रूव करके दिखाना है, यानी उसके लिए हमें क्या गिवन है, U V में है और U ऑर्थोगोनल है W के। तो हम ये यूज करेंगे कि U किसके ऑर्थोगोनल है, W के। U ऑर्थोगोनल है W के, इसका मतलब क्या है, U का इनर प्रोडक्ट W के एलिमेंट्स के साथ 0 होगा। तो W के एलिमेंट्स कौन है, U1 U2 UN, यानी U का इनर प्रोडक्ट चाहे U1 के साथ ले या U2 के साथ ले, U का इनर प्रोडक्ट UN तक कोई भी एलिमेंट ले वो किसके इक्वल होगा, 0 के। प्रूव क्या करके दिखाना है हमें सेकेंड पार्ट में कि U 0 के इक्वल होना चाहिए, बट हमने सपोज कर लिया U 0 के इक्वल नहीं है। अगर U 0 के इक्वल नहीं है, बट ये तो हमने देखा था ना कि U का इनर प्रोडक्ट UI के साथ क्या है, 0। तो यानी U जो है वो किसके ऑर्थोगोनल है, W के। अगर U को उसकी नॉर्म से डिवाइड कर दे तो वो भी किसके ऑर्थोगोनल होगा, W के। तो यानी अगर हम इस सेट में U1 U2 वाले UN सेट में अगर ये एलिमेंट ऐड भी कर दें तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट बन गया है। कैसे, क्योंकि हमने देखा था ये सेट तो वैसे ही ऑर्थोनॉर्मल था, यानी इनका आपस में इनर प्रोडक्ट डिफरेंट एलिमेंट्स का 0 हो रहा था। और अभी हमने देखा ये जो U डिवाइड में नॉर्म ऑफ U है, ये भी इन सबके ऑर्थोगोनल है W के एलिमेंट्स के साथ, यानी ये आपस में इनर प्रोडक्ट 0 दे रहे हैं। और इन सब खुद का एलिमेंट का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट तो 1 था ही, स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में लिखा था। और अगर हम इस एलिमेंट का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट निकाले वो भी 1 की इक्वल आएगा।
यानी ये भी एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बन गया है। तो इसका मतलब तो W कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने कहा था W कंप्लीट होने का मतलब था कि इस सेट में और इससे ज़्यादा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐड कर दिया तो वो ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं रहेगा। बट हमने अभी एक एलिमेंट ऐड और करके देखा तो ये तो ऑर्थोनॉर्मल सेट बन गया। तो इसका मतलब W कंप्लीट नहीं है, बट स्टेटमेंट में तो W कंप्लीट दिया हुआ था। इसका मतलब हम कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है? बिकॉज वी सपोज U इज नॉट इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर U इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम प्रूव करेंगे कंडीशन 2 से कंडीशन 3। कंडीशन 2 गिवन है, कंडीशन 3 को प्रूव करना है। कंडीशन 2 में दिया हुआ है अगर U V का एलिमेंट है और वो ऑर्थोगोनल है W के, तो U 0 के इक्वल होगा। और हमें कंडीशन 3 के लिए क्या प्रूव करके दिखाना है? कंडीशन 3 के लिए प्रूव करके दिखाना है V इज इक्वल टू LW, यानी V इज स्पैन्ड बाय W। V इज स्पैन्ड बाय W यानी V इज इक्वल टू LW के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। हमें ये पता है कि LW तो वैसे ही भी V में कंटेंट होगा, सिर्फ प्रूव करके दिखाएंगे कि V कंटेंट होगा LW में। तो यानी कि V का हम एलिमेंट लेंगे, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन W के एलिमेंट्स का लिख के दिखाएंगे। तो V का हमने एक एलिमेंट लिया है U एलिमेंट किसका लिया है? V का, और प्रूव करके दिखाएंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसके एलिमेंट्स का होगा? W के एलिमेंट्स का। तो जैसे अब हमने देखा था ऑर्थोनॉर्मल, जब भी हमें सेट दिया हो, ये हमने बेसल्स इनइक्वालिटी में उससे अगली जो थ्योरम की थी सभी में लिखा था कि जब हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो और एक एलिमेंट U दिया हो तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं U माइनस समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ U कोमा UI इंटू UI। इसको नाम जो दे देंगे वो दे देंगे V। और फिर V का इनर प्रोडक्ट किसी भी UJ के साथ करेंगे। V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, UJ के साथ इनर प्रोडक्ट किया, U का इनर प्रोडक्ट UJ के साथ, ये सारा का सारा स्केलर बाहर, UI का इनर प्रोडक्ट UJ के साथ। अब सेम वही है, जब हम इसमें I को 1 2 3 पुट करते जाएंगे सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। जब हम इसमें I को J पुट करेंगे तो वो 1 बन जाएगा और यहाँ U कोमा UJ रह जाएगा। U कोमा UJ के साथ ये इनर प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो V इनर प्रोडक्ट UJ के साथ क्या दे रहा है? 0। यानी कि V जो है, ये UJ क्या था? W का एलिमेंट था ना, यानी V जो है वो ऑर्थोगोनल किसके हो गया है? W के। और हमें कंडीशन थी को कोई भी एलिमेंट अगर W के साथ ऑर्थोगोनल हो तो वो एलिमेंट 0 बन जाता है। तो इस केस का मतलब हुआ V एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल आएगा? 0 के। अगर V 0 आ गया तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो यानी U किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया? U1 U2 UN का। यानी U जो है वो एलिमेंट हमने V का लिया था, वो किनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है? W के एलिमेंट्स का, इसलिए V किसके इक्वल हो गया? LW के। नेक्स्ट प्रूव करेंगे कंडीशन 3 इम्प्लाइज कंडीशन 4, यानी कि V LW के इक्वल दिया हुआ है और हमें प्रूव करके दिखाना है अगर कोई भी एलिमेंट V का होगा तो वो इसके इक्वल होगा। सबसे पहले V स्पैन्ड बाय W ये दिया हुआ है कंडीशन में, यानी कोई भी एलिमेंट V का होगा वो W के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। और अब हमें फोर्थ पार्ट प्रूव करना है। फोर्थ पार्ट के लिए हम U कहाँ से लेंगे? V में से। लेट U बिलोंग्स टू V, तो V तो स्पैन दिया हुआ स्टेटमेंट में V स्पैन्ड बाय W, यानी U जो होगा वो W के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने U को लिखा है A1 U2 A2 U2 प्लस एंड सो ऑन AN UN के को लिखा है। U का इनर प्रोडक्ट UJ के साथ लिखेंगे, ये U की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये स्केलर समीशन AI बाहर आ जाएगा, U का इनर प्रोडक्ट UJ के साथ आ जाएगा। सेम वही है, जब हम I को 1 पुट करेंगे टर्म 0 हो जाएगी इनर प्रोडक्ट वाली, I को 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब I J के इक्वल होगा ये AJ बचेगा, UJ का UJ के साथ इनर प्रोडक्ट वो 1 बन जाएगा तो रह जाएगा AJ, यानी AJ की वैल्यू क्या आई है? U का इनर प्रोडक्ट UJ के साथ। तो AI की वैल्यू क्या आएगी? U का इनर प्रोडक्ट UI के साथ। तो हम यहाँ AI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यही हमें फोर्थ पार्ट में प्रूव करके दिखाना था दैट U इज इक्वल टू समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ U कोमा UI इंटू UI के इक्वल प्रूव करना था। अब फोर्थ से हम फिफ्थ पार्ट प्रूव करेंगे। फोर्थ गिवन है, फिफ्थ पार्ट प्रूव करके दिखाना है। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये गिवन है। अब फिफ्थ पार्ट के लिए क्या प्रूव करना है? U और V एलिमेंट्स V में से लेने